विद्यार्थियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर स्वागत है। आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं, पूस की रात, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, और आपको इसमें सारांश रूप में नहीं बल्कि पूरी अच्छे से आपको याद करवाने वाला हूं, इतनी सरल भाषा के अंदर, जो आपके लिए एग्जाम के अंदर इंपोर्टेंट रहने वाली है। ये आपके लिए चाहे कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड है या आपके कोई बीए का एग्जाम है या कोई कॉलेज का एग्जाम है, कोई भी आपके एग्जाम है, उन सब के लिए किसी भी जगह जहां पर ये आपके टॉपिक लगता है, पूस की रात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और इस कहानी को ध्यान से मन लगाकर सुनना है। आपको पूरी की पूरी वादा करता हूं याद हो जाएगी। बस लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी आपके लिए कहानी बनाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। आइए शुरू करते हैं। तो हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सेना आया है, लाओ जो रुपए हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी और पीछे फिरकर बोली कि 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। यानी जो हल्कू होता है वो क्या करता है, घर में आकर अपनी स्त्री पत्नी से कहता है कि जा, जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो लेकर आ, किसी तरह गला तो छूटेगा, मैं उस साहूकार तो दे दूंगा। लेकिन जब मुन्नी होती है वो क्या बोलती है कि झाड़ू लगा रही होती है और बोलती है कि अगर मैं 3 ही तो रुपए है वो दे दूंगी तो आप कंबल कहां से लाओगे, माघ में जो पूस की रात होती है, जो ठंडी रात होती है, वो कैसे कटेगी। उसने कहा दे दो, फसल पर दे देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में, हार किसको बोलते हैं, हार बोलते हैं खेत को, तो कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह तो सो नहीं सकता। मगर सेना मानेगा नहीं, खिड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जोड़ों में मरेंगे तो बला तो सिर से टल जाएगी। यानी जोड़ों में से तो मरेंगे लेकिन बला यानी जो पैसे मांग रहे वो तो कटेंगे। ये सोचता हुआ वे अपना भारी भरकम डील लिए हुए, डील किसको बोलते हैं, जो अपना शरीर है उसको बोलते हैं डील, भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि ये जैसे सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें तो वहां पे आपको ऐसे प्रश्न दे देते हैं कि उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। या ये भी लाइन बोल सकते हैं कि जैसे ये सोचता हुआ वे अपना भारी भरकम डील लिए हुए, ये कथन या किसके बारे में कहा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे अगर बात करें विद्यार्थियों, तो मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखों तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे, कोई खिरात दे देगा कंबल। यानी जो उसकी पत्नी होती है वो अपने पति किसको, हल्कू को बोलती है कि कोई कंबल है, आप पैसे तो उनको दे दोगे, फिर जो आपकी कंबल है वो कोई खिरात में यानी कोई बांट के चला जाएगा क्या। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती, यानी कितनी जान बाकी है, जैसे कितने लोग मांग रहे कि वो चुकने नहीं आ रहे। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म ही हुआ है। यानी जो पत्नी है और हल्कू आपस में बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जन्म ही तो किस लिए हुआ है, चुकाने के लिए तो जन्म हुआ है, और साथ में चलो छुट्टी हुई, यानी एक बार खेत को छोड़ दो, कोई मजदूरी कर लो, ताकि जीना तो आसानी से हो जाएगा, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से ब्याज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। फिर उसलिए आगे करते क्या बोलती है, हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुनि ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर ये कहने के लिए उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। अलकू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वे मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की से खेती मजदूरी से सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। यानी जो पत्नी होती है, कौन, मुन्नी होती है, वो क्या बोलती है कि उस खेत को छोड़ दो तुम, उससे कुछ नहीं आने वाला, हम तो अगर मजदूरी करेंगे तो कम से कम एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। यानी अगर आप साहूकार के पैसे लाओगे तो उनकी धौंस तो नहीं रहेगी। ये बात करके क्या करती है चली जाती है। फिर विद्यार्थियों हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वे आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हल्कू की। यानी हल्कू है वो क्या कर रहा है,
उस मुन्नी से पैसे लेकर, अपनी पत्नी से पैसे लेकर साथ में क्या कर रहा है, एक एक धीरे धीरे पांव भरकर आगे जा रहा है, जैसे मानो उसके पैर में क्या हो गया, कठिन हो गया हो, चलना कठिन हो गया हो। फिर आगे बात करें तो पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे रुक के पैसों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। दोबारा सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा यहाँ से विद्यार्थियों, कि पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते। हल्कू अपने खेत के किनारे रूख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता, दोबारा ध्यान लेना, संगी कुत्ता जिसका नाम था जबरा। क्या नाम था, नाम याद कर लेना, जबरा। जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था, कू कू कर रहा था। दो में से एक को तो नींद नहीं आ रही थी और हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? लगता तो था, घर में पुआल पर लेटा रहे हो तो यहाँ क्या लेने आए थे? यानी ये किसको बोल रहा है, जबरा कुत्ते को बोल रहा है। हल्कू बोल रहा है, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? जाड़ा बोलते हैं सर्दी को। कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे तो यहाँ, यानी जो हल्कू है उसने कहा था कुत्ते को, जबरा को, कि घर में ही बैठा रहे, वहां जाड़ा लगेगा। लेकिन क्या करता है, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं, जानते थे यहाँ हलवा पूरी खाने का आ रहा हूं। यानी जो कुत्ता है जिसका नाम जबरू है, उसको बोल रहे हैं क्या हलवा पूरी खाने को आ रहा था? दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। ये बात कौन कह रहा है, ये बात कथन पूछा हुआ है कई बार परीक्षा में कि ये कथन किसने कहा, यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। ये बात कही थी हल्कू ने, किसको, जबरा को कही थी। फिर बात करते आगे आगे जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई, जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू की दीर्घ बनाता हुआ, यानी जोर जोर करता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। जमाई किसको बोलते हैं, इसकी जैसे मान लो एक बार आती है ना जमाई, वो लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। अब बात करो कि स्वान बुद्धि है, उसको स्वामी की बुद्धि, यानी स्वान बुद्धि स्वान कुत्ते को बोलते हैं, और उसने ताड़ लिया कि स्वामी को शायद मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ रांड पछुआ ने जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। यानी किसको बोल रहे हैं, पछुआ, जो पश्चिम दिशा से ठंडी पवन आती है उसको बोलते हैं पछुआ पवन। न जाने बर्फ लिए कहां से आ रहे, उठूं फिर एक चिलम भरूं और उसी तरह रात तो कटे। यानी वो क्या करता है हल्कू, फिर वहां से उठता है, अपनी जो टूटी हुई मच्छियां होती है उसके ऊपर जो गड़ा, एक गाड़े की जो चादर होती है उसको लेकर क्या करता है, वो एक चिलम भरता है। वो बोलता है कि क्या पता उस चिलम को तो भरूं, कुछ रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। अब ध्यान देना, संख्या भी पूछी हुई है कि जब ये हल्कू ने उस रात को कितनी चिलम पी थी, 8 चिलम पी थी। ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं, एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर जाए, तकदीर की खूबी मजूरी हम करे और मजा दूसरे लूटे। ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहा है हल्कू। हल्कू कह रहा है कि मजाल है जाड़े तो गुजर गए और तकदीर की खूबी मजूरी हम करे और मजा कौन लूटे, दूसरे लूटे। यानी किसान तो हम है, हम जाड़े में मर रहे हैं और मजा कौन लूट रहे, जो सेठ साहूकार लोग है वो लूट रहे। फिर हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, चिलम पिएगा, जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। यानी हल्कू ने जबरा से कहा कि हल्कू ने क्या कहा कि चिलम पिएगा तो जाड़ा तो क्या जाता है, यानी सर्दी तो कम क्या हो रही है, बस क्या है, मन बदल जाता है। फिर जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुआ आंखों से देखा। ध्यान देना, जबरा कौन है, जबरा उसका कुत्ता है। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। फिर बात करें आगे तो पुआल बिछा दूंगा, और जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी, यानी हल्कू को क्या लगी, उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीर कर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की तो सो जाऊंगा। चिलम पी उसने और फिर क्या हुआ, हल्कू सो गया, अब तो सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए माना लग रहा हो। तो यानी जो हल्कू है उसको नींद तो आ रही थी, वो नींद लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो सोता था उसकी क्या लग रहा था,
जाड़ा लग रहा था, कुछ सर्दी लग रही थी, कंपन महसूस हो रही थी हृदय में। जब किसी तरह ने नहीं रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसने अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला। यानी जो हल्कू होता है वो उस कुत्ते को अपनी गोद में बैठा लेता है। यानी उसके अंदर दुर्गंध तो आ रही थी लेकिन उस हल्कू को महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसको ऐसी गर्मी महसूस हुई जैसे मानो कई महीनों से नहीं देखा हो उसने। जबरा शायद वह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपनी किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत नहीं था। फिर जितने आज इसे दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसे अपनी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। फिर सहसा सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। एक विशेष आत्मीयता में उसमें एक नई स्मृति पैदा कर रही थी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी, पर झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। यानी क्या होता है, जब हल्कू सो रहा होता है और साथ साथ में जो जबरा है वो जैसे सोने का प्रयास करता है, उसके बाद में तो क्या करता है, किसी एक जानवर की आहट सुनाई देता है। जैसे आते हैं ना खेत में हम सोते रहते हैं तो किसी एक जानवर की आहट सुनाई देता है। फिर विशेष आत्मीयता होता है, कहीं कौन सा कोई भयानक जानवर तो नहीं है। फिर वो जैसे ही उठता है तो ठंड झोंके को तुच्छ समझती है और झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे एक बार चुम कराकर बुलाया और वह उसके पास नहीं आया। हार में चारों तरफ, हार किसको बोलते हैं, हार बोलते हैं खेत को। ध्यान देना, हार का अर्थ होता है खेत होता है। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल कर रहा हो। तो 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। एक हल्कू उठ बैठा और दूसरे घुटनों की छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई, ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा, तभी कितनी रात हो गई थी। यानी जो धीरे धीरे ये समय बीतता जा रहा था तो कहीं न कहीं हल्कू को ठंड तो बहुत लग रही थी। यानी ठंड का कारण क्या है कि जो जाड़ा हो रहा था वो बहुत अधिक लग रहा था, लेकिन फिर भी हल्कू अनेक प्रयास कर करके, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे वो चिलम पीकर हो रहा था, चाहे कुछ कुत्ते को चिपका कर छाती के वैसा हो रहा था, लेकिन उसको गर्मी तो यानी सर्दी तो लग रही थी, जाड़ा तो लग रहा था। फिर भी उसमें क्या करता है, फिर कितनी देर और हो गई है, फिर उधर आसमान की ओर देखता। फिर सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। यानी उसने कैसे पता चलता कि आकाश में कितने दिन हुए, अभी कितना समय हुआ है, कितने जल्दी बाद में सुबह हो जाएगी। तो वो क्या करता है, सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पैर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के ठप्पे पर आमों का एक बाग था। ध्यान से सुनना, यहां से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बात। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के ठप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियां का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोर लूं, उन्हें जलाकर खूब तपूंगा। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते तो देख लेगा। यानी जो क्या बोल रहे हैं, जो आम का पेड़ है, आम का बाग है, उसके अंदर क्या करता है, हल्कू जाता है, पत्तियां बटोरता है, यानी इकट्ठी करता है। और कोई अगर मुझे देख लेगा तो हल्कू क्या बोलता है, मुझे समझेगा कोई भूत है, ये कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं जाता। यानी जो हल्कू अपने आप में बात कर रहा है, अगर मैं चला जाऊंगा, यानी उस आम के बाग में अगर चला भी गया पत्तियां इकट्ठी करने, तो कोई सोचेगा कि कोई भूत तो नहीं है, या मान लो कोई अगर कोई जानवर छिपा बैठा अगर मुझे खा गया तो क्या होगा। फिर उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। ध्यान देना, आम का बाग था, लेकिन उसने बांस के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलझता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया, दुम मिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टांटे तो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करे सहमति प्रकट की और बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय भवन
पवन पत्तियों की कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदे टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुआ। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आ रही है। जबरू, तुम्हारी नाक में तो सुगंध आ रही है क्या? यानी जो एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की, ध्यान देना, मेहंदी के फूलों की खुशबू आ रही थी। और हल्कू ने कहा, कैसी महक आ रही है जबरू, क्या तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है? विद्यार्थियों, कैसी लग रही है वीडियो? लाइक कर दीजिए जल्दी से। और क्या आपने शेयर कर दिया? क्या आप हमें बताते रहिए कि आपको कैसी लग रही है। हम आपके लिए ऐसी कहानियां बनाते रहेंगे ताकि आपके लिए बहुत ही आसानी से सरल तरीके से याद होता रहे। बात करते हैं आगे। तो जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरते हुए जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वे पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वे ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। यानी ये कौन बोल रहा है? ये हल्कू बोल रहा है कि मैं जो ये अलाव है ना, इसको जलाकर, अलाव यानी आग को जलाकर मैं क्या कर दूंगा? इस ठंड को भस्म कर दूंगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्त्र प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए मानकर। आपको फोटो में दिख रहा होगा, देखो, यानी किस प्रकार से अलाव जला हुआ है और पास में कुत्ता बैठा है और साथ में कौन बैठा है? यहाँ पे हल्कू बैठा है। ये ध्यान देने ना। फिर अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता। यानी उस अंधकार में क्या दिखता? एक प्रकाश एक नौका के समान हिलता, मचलता हुआ जान पड़ रहा था। हल्कू अलाव के सामने बैठा, आग तप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली। दोबारा देना, ध्यान देना, क्या दबा ली थी? दोहर उतार कर बगल में दबा ली। दोनों पांव लिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वे विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से ये उपाय नहीं सूझा, इतनी ठंड क्यों खाते? यानी जबरा ने क्या कहा? अब ठंड लगती रहेगी क्या? हमने अब क्या कर लिया है? अलाव जला लिया है, अब तो हमें और लगेगी गर्मी। यानी सर्दी में जब कैसे जबरा ने कू कू माना, अब ठंड लगती रहेगी क्या? हमने क्या लगाया? हमें ये पहले उपाय क्यों नहीं सूझा? इस बात पर जबर ने पूछ हिलाया। जबर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी ने कल ये कह देना कि नई लड़ाई करेगी। यानी मुन्नी से कल ये न कह देना कि नई लड़ाई करेगी। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखिए कौन निकल जाता है। फिर क्या करते हैं वो? इस समय को काटने के साथ साथ इस अलाव के पास बैठे। लेकिन जबरा और हल्कू क्या कर रहे हैं? आपस में बोल रहे हैं कि चलो इसको पार करते हैं, कौन कूदेगा, कौन जाएगा। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूंगा। अगर जल गया ना, यानी उस जबरा को बोलता है, अगर जल गया, तेरी पूंछ जल गई, तू कूद रहा है, अगर जल गया तो मैं दवा नहीं करूंगा। ये कहता हुआ क्या करता है? उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी वे तो, पर वह कोई बात नहीं थी। जबर आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। फिर हल्कू ने कहा, चलो चलो, ये नहीं, ये सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर कूदा, अलाव के इस पार आ गया। ये बात आपको कैसी लग रही है? यानी ये आपस में क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हैं। साथ साथ में हल्कू ने कहा कि तुम कूदो, बाद में मैं कूदूंगा। उसके बाद क्या करती है? पत्तियां जल चुकी होती है। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बकी थी। यानी पूरी पत्तियां तो जल चुकी। अब बात आपको भी पता है कि जैसे आग जल जाती है, पत्तियां पूरी जल जाती है, तो उसके बाद में क्या बचते हैं? अपने भाषा में अगर कहे तो वह बचते हैं खीरे। क्या बचते हैं? खीरे बचते हैं। तो नीचे कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा आग उठती और कुछ क्षण में फिर आगे बंद कर लेती। यानी जैसे कुछ हवा आती ना ठंड की, जाड़े की, वैसे तो वो क्या हो जाती? आग सुलग जाती, लेकिन फिर क्या हो जाती? वो बंद हो जाती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दवाई लेता था। क्या लेता था? दवाई लेता था। जबरा जोर से भूंकर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसने उनके कूदने दौड़ने की आवाजें सब कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही है, उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लग रही है। यानी यहां से आपको क्या सीखना है कि जो जबरू होता है
वो जो कुत्ता होता है वो क्या करता है, वहां से भागता है कि कहीं ना कहीं खेत में कुछ नील गाय या कोई जानवर है वो घूम रहे हैं या कुछ चर रहे हैं, या ऐसा मालूम होता है, कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। हमने दिल में कहा नहीं, जबरा जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। यानी उनके दिल में कहा, किसने कहा, हल्कू के दिल ने कहा कि जबरा के होते कोई खेत में जानवर थोड़ी आ सकता है। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है, कहा अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। ये बात हल्कू बोल रहा है अपने आप से, ये कथन पूछ ले अगर आपको तो याद होने चाहिए। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा 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 ओ जबरा। जबरा गूंगता रहा, उसके पास नहीं आया, बैठा था। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली, यानी फिर उसको हल्कू को क्या मिलती है, खेत में चरने की आहट मिलती है। और उसके बाद में क्या होता है, अब अपने आप को धोखा नहीं दे सका, उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे ददया हुआ, उस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, ऐसे नहीं जान पड़ा, वे अपनी जगह से नहीं हिला। यानी जो हल्कू होता है उस गर्मी के पास में, उस जो आग चल रही थी, ठीक है, उसके पास बैठा था, लेकिन उसको महसूस तो हो रहा था कि कुछ न कुछ जो जानवर है या नील गाय है वो खा रहे हैं, लेकिन जबरा वहां भौंक रहा था, लेकिन हल्कू वहां से हिल नहीं रहा था। उसको पता था कि ये खेत है, ठंडी हवा चल रही है, निकल कैसे सकता हूं, तो वो निकला नहीं वहां से। और उसने जोर से आवाज लगाई, हेलो हिलो हिलो हिलो। ध्यान देना, ये बात लगाती है। फिर आवाज, जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा को ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। फिर वह बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपनी गला फाड़ रहा डाल था, नील गाय खेत का सफाई किए डालती थी, पर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उस चारों तरफ से जकड़ लिया था। यानी जो हल्कू है वो चाहकर भी ना चाहकर भी वो वहां जा नहीं सकता, क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी, जाड़ा लग रहा था, लेकिन उस अलाव के पास में बैठा था और उसको पता था कि नील गाय गाय चर रही है, खा रही है। उसी राख के पास जमीन परद नहीं, परद वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी की रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे तुम, यहाँ आकर रम गए और इधर सारा खेत चौपट हो गया। फिर सुबह जब होती है, सूरज जब निकलता है, उसकी पत्नी आती है मुन्नी, और क्या बोलती है कि इधर ही सोते रहोगे क्या, उठने का नहीं है क्या, यहाँ पे पूरे तुम तो सोते रहे हो और पूरा का पूरा खेत क्या हो गया, चौपट हो गया। फिर क्या करता है, हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है। मुन्नी बोली, हाँ। सो खेत का सत्यानाश हो गया। क्या हो गया, खेत का सत्यानाश हो गया। हल्कू तो कहां सो रहा है, हल्कू सो रहा है उस बगीचे में जहां पर उसने पत्तियां इकट्ठी की थी, वहां पर वो अलाव जला रहा है। लेकिन जो मुन्नी होती है वो खेत से होकर आती है, फिर उसको पता चलता है कि हल्कू यहां पर सो रहा है। फिर हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है। मुन्नी बोली, हाँ। सो खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसी भी कोई सोता है, तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ, मैया मड़ैया डालने से क्या हुआ। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूं। यानी जो हल्कू होता है अपनी पत्नी से क्या कहता है, तुझे तो अपने खेत की पड़ी है, लेकिन तुझे पता नहीं है मैं मरते मरते बचा हूं, पेट में ऐसा दर्द हुआ है कि जानो मेरी जान निकल गई हो। ये बात कौन बोल रहा है, ये बात बोल रहा है हल्कू। किसे बोल रहा है, ये अपनी पत्नी को बोल रहा है। दोनों फिर खेत के डांड पर आ गए, डांड पर आए और देखा सारा खेत रोंदा पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही नहीं रहे हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। ये कहानी होती है विद्यार्थियों कि जो लास्ट में अंदर क्या होता है, मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। यानी जिनसे भी अपने क्या लिया है, कर्ज लिया है, माल गुजारी, जैसे मान लो कि साहूकार होते हैं, उनसे जो कर्ज लेते हैं, सेठ साहूकार होते हैं, उनकी भरनी पड़ेगी। हल्कू प्रसन्न था। हल्कू क्या बोल रहा है कि कुछ भी हो, यहाँ ठंड में तो नहीं सोना पड़ेगा। और फिर क्या करते हैं, वो चले जाते हैं। और इस प्रकार से इस कहानी का सारांश में मिलता है कि आप माल गुजारी कर रहे हो या इसमें जो लड़ाई की बात बता रही है, यानी शिक्षा क्या मिल रही है कि जो सेठ साहूकार होते हैं उस कंबल के कारण वो पैसे ले लेते हैं, फिर वो
जो हल्कू होता है वो कंबल नहीं ले पाता, खरीद नहीं पाता है, और पत्नी उसको ये भी बोलती है कि कोई खैरात में थोड़ी देता है, आपको ठंड भी तो लगेगी। इस प्रकार से इस कहानी में हमें अनेक कथनों का चर्चा होती है। आपको कहानी कैसी लगी है विद्यार्थियों, यानी जो पूस की रात नामक कहानी है, आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट के अंदर बताइए। आप कहां से देख रहे हैं वीडियो, यानी आपके लिए ये कैसी उपयोगी रही है, आपको याद हुई कि नहीं हुई, आप हमें जरूर बताएं। लेकिन सभी जो भी विद्यार्थी हैं इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। इसी के साथ आपके लिए नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। आपके लिए कोई भी कहानी जो इंपोर्टेंट है, जो आपके लिए सभी के लिए उपयोगी हो, उसको लेकर आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट विद्यार्थियों।